गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्कॉलियोडॉन का ही एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। बेसिकली दिस इज द पार्ट 8 ऑफ द स्टडी ऑफ स्कॉलियोडॉन। और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ आज हम इसके मस्तिष्क या ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली जाहिर सी बात है कि हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का या जो तंत्रिका तंत्र है जानवरों में, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन या एक समन्वयन का काम करते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम जो है इसका एक काम तो ये है कि सारी जो संवेदनाएं होती हैं या कोई भी जो सेंसेशन है, किसी प्रकार का एक जो अनुभूति हम करते हैं तो वो हमें नर्वस सिस्टम से ही मिलता है। दूसरी बात कि किसी प्रकार का बाह्य उद्दीपन है, कोई आवाज आ रही है, कोई म्यूजिक बज रहा है, कुछ हम देख रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है ना, किसी ने अपने कथन से हमें तकलीफ दे दी या कोई खुश कर रहा है, तो ये सारी की सारी जो सेंसेशन है ना, ये एक्चुअली नर्वस सिस्टम से होता है। कोऑर्डिनेशन होता है, लर्निंग होती है। सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इतने दिन से आप नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हो तो आपको पता है। और जो नर्वस सिस्टम है उसका एक जो सबसे वाइटल पार्ट होता है वो होता है ब्रेन। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे प्राणियों का इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे जंतुओं का विकास हुआ है, वैसे वैसे जो ब्रेन की संरचना है उसका भी विकास हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। और जिस प्रकार से बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस या जो रहने सहने का तरीका है जिस प्रकार से इम्प्रूव हुआ है, परिष्कृत हुआ है, उसी प्रकार से ब्रेन का भी डेवलपमेंट उसी हिसाब से, मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट से ही किसी प्राणी का जो लर्निंग है, उसकी मेमोरी है, उसका जो इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें भी कंट्रोल होती है। लेकिन ये जो फिश है ये तो थोड़े उतने विकसित नहीं कहे जा सकते। वर्टिब्रेट प्राणियों में ये पहले चरण में है, लेकिन फिर भी इनका ब्रेन, अगर हम इसको इनवर्टिब्रेट से तुलना करें तो काफी उसके ब्रेन में जो है बहुत ज्यादा इवॉल्व ब्रेन होता है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो कि नर्वस सिस्टम में क्या चीजें होती है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इसलिए मैं हर क्लास में बच्चों को बताता हूं कि नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, ध्यान नहीं है मुझे हिंदी इसकी। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले ये देखेंगे जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है। सीएनएस में आता है ब्रेन और आता है हमारी तंत्रिका रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है दिस एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसको हम कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनिकल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको हम स्नायु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों जो है ये हमारे करीब करीब जो वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र है इसके भाग होते हैं, लेकिन ब्रेन से ही एक जुड़ा एक दूसरा तंत्रिका तंत्र होती है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, और उस पर हमारा नियंत्रण, हमारा स्वैच्छिक नियंत्रण नहीं होता। दिस इज नॉट अंडर आवर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी सिंपैथेटिक, पारासिंपैथेटिक होता है, लेकिन अभी उसको हमको जानना नहीं है। बेसिकली वी आर हेयर टू स्टडी द ब्रेन ऑफ स्कॉलियोडॉन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्रेन होता है स्कॉलियोडॉन का वो काफी ऑर्गेनाइज होता है, काफी संगठित होता है, और जो इससे अगर वर्टिब्रेट की लाइन में हम देखें
तो सबसे पहले एग्नाथन आए थे, यानी कि बिना जबड़े वाले प्राणी जो थे, उस जैसे कि आपके पिट्रोमाइजॉन है, हैगफिश है, ये सब आए थे। उसके बाद इवॉल्व हुए थे जबड़े वाले एनिमल नेथोस्टोमेटा, जिसमें पहला फिश था प्लेकोडर्म, फिर उसके बाद कॉन्ड्रिक्थिस। तो ये कॉन्ड्रिक्थिस का एनिमल है, तो इसमें काफी एडवांसमेंट है। मतलब अगर एग्नाथा के ब्रेन से हम तुलना करें तो अपेक्षाकृत ये अधिक विकसित होते हैं। और यहाँ सिर्फ ये जो मैं ब्रेन का डिवीजन बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्ड्रिक्थिस में या मछलियों में ही है। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ द जोनेशन ऑफ द ब्रेन्स इन वर्टिब्रेट्स। जो कशेरुकी प्राणी हैं, जो मेरुदंडधारी प्राणी हैं, उनमें टिपिकली जो ब्रेन का जो पार्ट्स होता है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर में तो ऐसे आप नहीं लिखें तब भी चलेगा, लेकिन ये जो है ना, ये आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए जरूरी है कि आगे आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी को पढ़ाओगे ही, किसी बच्चे को, 12वीं का बच्चा है तो वो ये सब सवाल पूछ सकता है आपसे। सो ब्रेन का जो निर्माण होता है, अगर इसके आप भ्रूणिक परिवर्तन की क्रियाविधि देखें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूरल प्लेट बनता है। ठीक है, एक्टोडर्म के जो उत्तक होते हैं उसमें पहले एक न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है। उस न्यूरल प्लेट से एक न्यूरल ट्यूब बनता है, और न्यूरल ट्यूब जो होता है फिर आगे जाकर के विभेदित होता है, उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। और ये डिफ्रेंशिएशन देखिए कि एक ट्यूब जैसी संरचना है, इसमें डिफ्रेंशिएट होकर के क्या हुआ, 3 पार्ट इसके बने, दिख रहा है। द फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्रोजेंसिफेलॉन। इस प्रोजेंसिफेलॉन है। फिर दूसरा जो है ये मिड ब्रेन है, जिसको हम मीजेंसिफेलॉन कहते हैं। देखिए ये मीजेंसिफेलॉन या मिड ब्रेन है। फिर ये लास्ट वाला हाइंड ब्रेन है, इसको हम रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं, ये है। फिर आगे क्या होता है कि इसमें और फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है, आगे और विभेदन होता है। और फिर क्या होता है कि जो फोर ब्रेन है, इट गेट्स अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू टीलेंसिफेलॉन एंड डायंसिफेलॉन। टीलेंसिफेलॉन में फिर क्या होता है कि एक राइनेंसिफेलॉन होता है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। राइनेंसिफेलॉन में ये जो आप देख रहे हो यहाँ से एक ऑल्फैक्टरी लोब्स का, ऑल्फैक्टरी लोब मतलब चूंकि ये घ्राण संबंधी जो हमारी संवेदनाएं हैं उससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब का निर्माण अगले हम देखेंगे डायग्राम में ब्रेन में कि ऑल्फैक्टरी, तो यहाँ से ऑल्फैक्टरी लोब का निर्माण होता है। ये करीब करीब सारे जितने भी वर्टिब्रेट प्राणी है सब में होता है, ठीक है। और फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक्चुअली जो बना है ना, ये आगे जाकर के सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाएगा। और समझिए कि जो हमारी लर्निंग है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, उसके लिए मुख्य रूप से जो ऐसी क्षमताएं जो हमें दूसरे जानवरों से बेहतर बनाती हैं, क्योंकि आमतौर पर अपने दैनिक क्रिया करने के लिए सारे प्राणियों में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन होता है सारे सिस्टम्स का, है ना। उनमें देखने की, सूंघने की, महसूस करने की, स्पर्श को समझने की, इन सब की संवेदनाएं होती हैं। लेकिन जो लर्निंग है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, ये जो चीजें हैं जो मनुष्यों में पाई जाती है खास तौर से, इसके लिए मेन जिम्मेदार सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही है। और इसलिए क्या होता है कि मनुष्यों में सेरेब्रल हेमिस्फीयर काफी विकसित होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आता है कॉर्पोरा स्ट्रिएटा, नियोकॉर्टेक्स और कॉर्पस कोलोसम। मतलब ये दोनों ब्रेन के बीच में क्या होता है, ब्रेन को जोड़ने वाला कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। मिड ब्रेन में क्रूरा सेरेब्राई आता है, ऑप्टिक लोब, ऑडिटरी लोब आता है जो हम देखेंगे अभी। फिर हाइंड ब्रेन जो है उसको फिर बांटा 2 पार्ट में, एक है मेटेनसेफेलॉन, दूसरा माइलेनसेफेलॉन। जो मेटेनसेफेलॉन है उससे यहाँ पर सेरेब्रम बनेगा। जो मेटेनसेफेलॉन है यहाँ पर सेरेब्रम तो ये हुआ, सेरिबेलम बनेगा यहाँ पे, है ना, सेरिबेलम। और नीचे ये मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है जाकर के फिर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाएगी। तो अब हम आते हैं फिर से स्कॉलियोडॉन के ब्रेन्स में। तो स्कॉलियोडॉन का जो फोर ब्रेन या जो प्रोजेंसिफेलॉन है, वो देखिए कि फोर ब्रेन का पार्ट यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है,
फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मैसिव अनडिवाइडेड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो ज्यादा विकसित जानवरों में आप देखोगे, से फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो उसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर दो पार्ट में बटा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बीच में एक ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ये लगता है कि यूनिफाइड है, अनडिवाइडेड है। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, हालांकि दूसरे जो मछलियां हैं उसकी तुलना में बड़े होते हैं। और इससे क्या होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से दो पेडंकल्स या टहनियां निकलती है, इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी पेडंकल, और उससे बनता है ऑल्फैक्टरी लोब। एक्चुअली जो कॉन्ड्रिक्टिस की मछलियां होती हैं उसमें घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, और इसलिए ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये आपकी काफी एक्सटेंडेड है। यही अगर आप मैमल में देखेंगे तो ऑल्फैक्टरी लोब इतना विकसित आपको नहीं मिलेगा। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ऑल्फैक्टरी कैप्सूल के साथ जुड़ा होता है, उसमें बहुत सारे नर्व फाइबर के बंडल होते हैं। जो सेरेब्रम होता है वो स्मूथ होता है, इसकी दीवारें थिक होती हैं, और इसके पोस्टीरियर पार्ट जो होता है यहाँ पर ये डायनसेफेलॉन शुरू हो जाएगा। बहुत यहाँ ये पार्ट समझिए डायनसेफेलॉन का, ये पार्ट एक्चुअली डायनसेफेलॉन का है ना। डायनसेफेलॉन जो है तो इसका रूप जो होता है काफी थिन होता है, और आगे देखिए कि एक दो कोरॉइड प्लेक्सस हैं बने हुए, ये तंत्रिकाओं का एक प्लेक्सस बना हुआ है, जालनुमा संरचना। एक एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है और दूसरा पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है, फिर यहाँ पर ये जो ए वाला देख रहे हो ना, ये ब्रेन को हम डॉर्सल साइड से देख रहे हैं, बी वाला वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, और सी वाला इसका हमने वर्टिकल सेक्शन देखा हुआ है। तो इसकी बात तो हम सबसे लास्ट स्लाइड में करेंगे, तीसरे वाले डायग्राम की। फोर ब्रेन में फिर आगे क्या होता है कि जो डायनसेफेलॉन, यहाँ पर जो लेटरल वॉल होते हैं डायनसेफेलॉन के, ये आगे चल के थैलमस बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थैलमस है। हालांकि ये ऑप्टिक लोब है, लेकिन इसको हम, इसका जो साइड वाला वॉल है इसको हम थैलमस बोलते हैं। और ये जो थैलमस है इसके नीचे देखिए कि इनफंडिबुलम ग्रो कर रहा है। और इनफंडिबुलम जो होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि नीचे दो इंफीरियर लोब्स बन जाते हैं, और वो जो लोब्स बन जाते हैं उससे फिर सैकस वेसिकुलेसी नाम का कुछ ग्लैंडुलर सैक बनता है। और ये जो है ये गस्टेशन और स्मेल, मतलब ये हमारे घ्राण शक्ति, और जब हम खाना खाते समय जो होता है उस समय जो भोजन को सूंघने की जो प्रक्रिया है गस्टेशन कहलाती है, उसके लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ पर हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी भी है। इसका जो फ्लोर है एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस है, जिससे कि ये हाइपोफाइसिस का निर्माण हुआ है। नीचे फ्लोर इसका हाइपोथैलेमस है, जिसके ऊपर हाइपोफाइसिस है, और ये इनफंडिबुलम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व जो होता है ना बेसिकली एक इस तरह का एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम ऑप्टिक क्याज्मा कहते हैं। तो ऑप्टिक क्याज्मा का भी निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो मिड ब्रेन है, जो बीच वाला पार्ट है, मिड ब्रेन में आप देख रहे हो कि मिड ब्रेन करीब करीब ये वाला पार्ट मिड ब्रेन का है ना। तो मिड ब्रेन में आपको दो ऑप्टिक लोब दिखाई पड़ रहे हैं, दो ऑप्टिक पालियां दिखाई पड़ रही हैं। डायनसेफेलॉन, ये डायनसेफेलॉन के पीछे, डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है, उसके पीछे आपको क्या ऑप्टिक लोब दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका साइड वाला वॉल और जो फ्लोर होता है कंपैरेटिवली थिकर होता है। दिस मिड ब्रेन इज कंसीडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे चलने फिरने, बोलने, कोई काम करने में जो कोऑर्डिनेशन एक होता है ना, हम सारी तंत्रिकाओं का जो एक सामंजस्य होता है आपस में, उसके लिए जो मिड ब्रेन है वो जिम्मेदार होता है। फिर हाइंड ब्रेन जो है उसमें क्या होता है कि इसमें सेरिब्रम पाया जाता है, सॉरी सेरिब्रम, फिर मैं गलत बोल गया, ये सेरिबेलम पाया जाता है। दिस इज हाइंड ब्रेन, और उसके नीचे ये देखिए मेडुला ऑब्लिंगाटा है। तो हाइंड ब्रेन में जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैंने कहा था कि दिस इज कॉल्ड एज मेटेनसेफेलॉन, और नीचे वाला माइलिनसेफेलॉन। सेरेब्रम जो है उसमें बहुत सारे आपको को उभार जैसी ऐसी फोल्डिंग जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। और बेसिकली होता क्या है कि ट्रांसवर्सली, मतलब अगर इस प्रकार से देखें तो करीब करीब 3 लोब में ये बटा होता है। ये भी सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और ये 3 लोब, देखिए आगे की बात, 3 लोब में बटा होता है। कुछ ट्रांसवर्स फरोज होते हैं इसमें, जिसकी वजह से 3 लोब में बटा होता है। और यहाँ पे देखिए कि जो ऑप्टिक नर्व है ये दूसरा नर्व है,
फिर यहाँ पर ट्रोक्लियर नाम की एक तंत्रिका निकल रही है, यहाँ पर ऑक्लोमोटर नाम की, ये सब हम आपको क्रेनियल नर्व में पढ़ाएंगे। यानी कि ये आप ध्यान दीजिए कि ये तंत्रिकाएं हैं जो मस्तिष्क से निकल रही हैं, और जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं इसको हम क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ये तंत्रिकाओं की भी लेवलिंग आप देख सकते हैं कि दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द क्रेनियल नर्व्स आर एमर्जिंग। तो सबसे पहला वाला तो हमको नहीं दिख रहा है, ऑप्टिक नर्व दिख रहा है, फिर तीसरा वाला नहीं दिख रहा है, फिर चौथा ट्रोक्लियर, तीसरा है ना ऑक्लोमोटर और ट्रोक्लियर दिख रहा है, फिर पांचवा नहीं दिखता, छठा है, फिर सातवां तो काफी एक्सटेंड वो क्रेनियल नर्व में देखेंगे, सातवां जो है पांचवें से जाके मिल जाता है। फिर आठवां जो है वो ऑडिटरी नर्व होता है जो आमतौर पर दिखाई नहीं पड़ता, नौवां और 10वां नर्व दिख रहा है। तो 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नीचे आपको स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगाटा। ठीक है, ये देखिए मेडुला ऑब्लिंगाटा की बात आई गई। सो दिस पार्ट इज मेडुला ऑब्लिंगाटा इज ट्रायंगुलर एंड एंटीरियर एंड गिव्स पेयर ऑफ हॉलो कॉर्पोरा रेस्टिफॉर्म। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर एक रेस्टिफॉर्म होता क्या है कि यहाँ पर यहाँ से एक्चुअली ये जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से मेडुला ऑब्लिंगाटा शुरू हो गया, और मेडुला ऑब्लिंगाटा खास तौर से इस मछलियों में एक देखा गया है कि रेस्टिफॉर्म बॉडी होती है। ये जो रेस्टिफॉर्म बॉडी होती है इसकी पहचान होती है। तो ये जहाँ से शुरुआत होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा का, उसके इंटीरियर में क्या होता है कि रेस्टिफॉर्म बॉडी होती है, इसमें कुछ कन्वल्सन्स वगैरह पाए जाते हैं। एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है ये रेस्पिरेशन के अलावा दूसरी कई सारी ऐसी रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, जो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर के लिए वाइटल हैं, उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। उसके बाद ये इसका जो रूप होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा को नॉन नर्वस होता है, मतलब वहाँ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो जिसमें तंत्रिकाएं नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस है, ये दिख ही रहा है आपको। हाइंड ब्रेन जो है नीचे वाला पार्ट है, ये स्विमिंग और दूसरे कोऑर्डिनेशन वाले काम करता है। उसके बाद देखिए कि ये वेंट्रिकल्स है। मतलब ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ब्रेन ऐसा नहीं है कि ब्रेन जो है पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि जो कॉर्डेट का एक वाइटल फीचर क्या था, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है ना, और ये ब्रेन इज द बेसिकली डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द नर्व कॉर्ड इटसेल्फ। नर्व कॉर्ड का ही जो आगे वाला भाग है वो काफी डिफरेंशिएट, विभेदित होकर के मस्तिष्क में परिवर्तित होता है। तो जाहिर सी बात है, चूंकि नर्व कॉर्ड हॉलो है तो ये ब्रेन भी अंदर से हॉलो यानी कि खाली होगा। खाली मतलब अंदर वो खोखला सा होगा। और इसमें क्या होता है, बहुत सारी कैविटीज बनी होती हैं, जिन कैविटीज को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये देखिए वेंट्रिकल्स कौन कौन सा है, जहां जो ऑप्टिक लोब जहां जा रहा है इसको हमने, राइनोसेफेलॉन का पार्ट है तो इसको हम राइनोसील हमने कहा। फिर देखिए कि दो लेटरल कैविटी है, इसको हम कहते हैं पारासील बोलते हैं। ठीक है, डायनसेफेलॉन वाला जो पार्ट है डायोसील कहलाता है, और ये जो जोड़ने वाला जो पार्ट है जो जो पारासील को इसको डायोसील से जोड़ता है, इसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर कहता है डायोसील जो होता है इसके थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, इसको हम ऑप्टोसील बोलते हैं। फिर बीच में ईटर करके एक ज्वाइनिंग एक गलियारा सा है, ये कहते हैं। और दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल है ना, जिसको हम एपीसील कहते हैं, और नीचे ये मेटासील है, और फिर ये सेंट्रल कैनाल है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन आर मेड अप आर मॉडरेटली डेवलप, मतलब मॉडरेटली डेवलप होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दो नैरो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, इसको पारासील कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो एक्सटेंडेड टुवर्ड्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है आपको। और फोर्थ वेंट्रिकल लार्ज एक्सटेंड मोस्टली टू सेरेबेलम के अंदर, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, जो ईटर से कम्युनिकेट कर रहा है। और ये वाइडर होता है, इसमें दो लेटर, ये सारी बातें मैंने बता दी कि राइनोसील वगैरह सारी बता दी। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अगर इतना भी आपको समझ में आ जाए, याद रह जाए तो बहुत है। हालांकि इसके एक एक पार्ट को हम फिर आगे करें तो काफी लंबी चर्चा हो जाएगी, बट इन शॉर्ट आई थिंक दैट यू गॉट व्हाई आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। तो इसके हिसाब से इसको आप एक बार चित्र को देख लीजिएगा, किताब में भी पढ़ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको ग्रुप में दिखता होगा, उस पर आप कोई मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
कोई भी दिक्कत हो, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई परेशानी होती है कि ऑथर में परेशानी है, कोई कोई बात जो हमने बताई किताब में आपको थोड़ा डिफरेंट मिल रहा है, तो इन दैट कंडीशन आप मुझे सीधे सीधे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।